कमीनो, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। तू मेरा छोटा भाई होते हुए मेरी ही पत्नी के साथ अय्याशी कर रहा है। हम दोनों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। भैया, जवानी के जोश में हमसे ये गलती हो गई, एक बार माफ कर दो भाई। क्या कोई भाई अपनी ही भाभी के साथ वो सब कर सकता है जिसकी समाज इजाजत नहीं देता? एक भाई जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है और उसी का छोटा भाई और उसकी पत्नी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? जिस भाई ने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने छोटे भाई को बाप जैसा प्यार दिया हो, वो छोटा भाई भला ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और उसकी पत्नी जिसने उसे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया, वो उसके छोटे भाई के साथ ही वो सब कर बैठी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आखिर कैसे उसके छोटे भाई और पत्नी का सच पकड़ा गया, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। पर दोस्तों, अगर आप भी देश के जवानों का सम्मान करते हैं जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। गांव की संकरी गलियां धूल और यादों से भरी थीं। इन्हीं गलियों के आखिरी छोर पर गन्ने के खेतों से सटा हुआ एक पुराना बिना पलस्तर का ईंटों वाला मकान था। यह मकान रमाकांत और राजेश का था। गांव वाले जानते थे कि इस घर की दीवारों ने कितनी सिसकियां सुनी हैं। रमाकांत जब महज 12 साल का था और राजेश 5 साल का, तभी एक सड़क हादसे ने उनके सिर से माँ बाप का साया छीन लिया था। उस दिन के बाद से रमाकांत का बचपन खत्म हो गया। उसने अपने नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली। रमाकांत की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती। वह पहले दूसरों के खेतों में पानी लगाता, फिर दोपहर में ईंट भट्ठे पर काम करता। उसके हाथ 15 साल की उम्र में ही सख्त और खुरदरे हो गए थे, जैसे किसी 50 साल के मजदूर के हों। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक हमेशा रहती, राजेश को बड़ा आदमी बनाने की चमक। राजेश रमाकांत से ठीक विपरीत था। 7 साल छोटा होने के कारण उसे लाड़ प्यार की आदत पड़ गई थी। रमाकांत ने उसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि गरीबी क्या होती है। अगर घर में 2 रोटियां होती तो रमाकांत कहता, मेरा पेट भरा है, और दोनों रोटियां राजेश को खिला देता। राजेश ने नई किताबें, नए कपड़े और मेलों में खिलौने सब कुछ मांगा और रमाकांत ने अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर उसे सब दिया। समय बीतता गया। रमाकांत अब 28 का हो गया था और राजेश 21 का। रमाकांत का शरीर मेहनत से लोहे जैसा गठीला हो गया था, लेकिन चेहरे पर समय से पहले परिपक्वता आ गई थी। वहीं राजेश गांव का सबसे बांका छोरा था। उसे पढ़ाई में कम और गांव की चौपालों, लड़कियों के स्कूल के बाहर मटर गश्ती करने और दोस्तों के साथ ताश खेलने में ज्यादा मन लगता था। रमाकांत अक्सर उसे समझाता, राजेश ये उम्र वापस नहीं आएगी, पढ़ ले वरना मेरी तरह ईंटें ढोनी पड़ेगी। राजेश हंसकर टाल देता, भैया आप हो ना, जब तक आप हो मुझे क्या फिक्र। रमाकांत आर्मी की तैयारी कर रहा था। यह उसका आखिरी प्रयास था और ईश्वर ने उसकी सुन ली। जिस दिन नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर आया, रमाकांत की आंखों से आंसू नहीं रुके। वह दौड़ा दौड़ा घर आया और राजेश को गले लगा लिया। अब हमारे दिन फिरेंगे राजेश, अब तुझे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी लगने के साथ ही समाज का दबाव बढ़ा। रमाकांत, अब घर में एक औरत की जरूरत है। तुम बॉर्डर पर रहोगे तो राजेश को कौन संभालेगा, उसे रोटी कौन देगा? और इस तरह सुनीता की इस घर में एंट्री हुई। सुनीता को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। वह पास के ही जिले की थी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सुहागरात की सुबह जब सुनीता ने पहली बार घर की दहलीज पर कदम रखा तो लगा जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई परी आ गई हो। उसका रंग इतना गोरा था कि धूप भी उस पर पड़ने से शर्मा जाए। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, तीखी नाक और साड़ी में लिपटा हुआ उसका सुडौल भरा पूरा शरीर किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी था। राजेश, जो अब तक गांव की साधारण लड़कियों को देखकर ही खुश हो लेता था, अपनी भाभी को देखकर जड़ हो गया। उस सुबह सुनीता ने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी थी। जब वह रमाकांत के पैर छूने के लिए झुकी तो उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ गिरे। राजेश पास ही खड़ा था। उसने देखा कि भाभी के चेहरे पर एक गजब का नूर है। रमाकांत अपनी पत्नी पर मुग्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सूखी जिंदगी में इतना सुंदर फूल खिला है। उसने सुनीता से कहा, सुनीता मैं फौज का आदमी हूँ, मेरी जिंदगी देश के नाम है, लेकिन मेरा घर और मेरा छोटा भाई राजेश तुम्हारे नाम है। इसे अपने बेटे जैसा समझना। सुनीता ने घूंघट की ओट से राजेश को देखा। राजेश ने नजरें चुरा लीं। उस वक्त राजेश के मन में सम्मान था, लेकिन कहीं गहरे में एक आकर्षण का बीज बोया जा चुका था। शादी के महज 15 दिन बाद ही रमाकांत का बुलावा आ गया। विदाई का वक्त बहुत भारी था। सुनीता रो रही थी। रमाकांत ने उसके आंसू पोंछे और कहा, इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। फिर उसने राजेश को गले लगाया, भाभी का ख्याल रखना, अब तू ही घर का मर्द है। रमाकांत चला गया और पीछे छोड़ गया एक जवान, खूबसूरत पत्नी और एक मनचला देवर। शुरुआत के कुछ महीने तो वैसे ही बीते जैसे रमाकांत कह गया था। सुनीता घर के काम में व्यस्त रहती और राजेश अपने दोस्तों में। लेकिन धीरे धीरे उस बड़े घर का सन्नाटा सुनीता को काटने लगा। सुनीता भरी जवानी में अकेली थी। पति की चिट्ठियां आती, लेकिन वे जिस्म और रूह की तन्हाई को नहीं मिटा सकती थीं। दूसरी तरफ राजेश अब घर में ज्यादा वक्त बिताने लगा था। उसे भाभी के हाथ का खाना पसंद था, लेकिन उससे ज्यादा उसे भाभी को देखना पसंद था। गर्मियां शुरू हो चुकी थीं। उत्तर प्रदेश की उमस भरी दोपहरी में जब लू चलती थी तो पूरा गांव सो जाता था। ऐसे ही सन्नाटे में राजेश की नजरें भटकने लगीं। वह अक्सर बहाने से रसोई में जाता जब सुनीता खाना बना रही होती। पसीने में भीगी सुनीता की साड़ी जब उसकी पीठ से चिपकती तो राजेश की धड़कनें तेज हो जाती। वह जानता था यह पाप
है। यह उसके पिता समान भाई की अमानत है। वह अपनी नजरों को रोकता, खुद को कोसता, लेकिन आकर्षण किसी नशा की तरह चढ़ता जा रहा था। सुनीता भी अनजान नहीं थी। औरत की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, बहुत तेज होती है। वह महसूस कर सकती थी कि राजेश उसे देवर की नजर से नहीं बल्कि एक मर्द की नजर से देख रहा है। शुरू में उसे गुस्सा आया, फिर डर लगा, लेकिन फिर उस तन्हाई में उसे यह ध्यान अच्छा लगने लगा। कोई तो था जो उसकी सुंदरता की कद्र कर रहा था, भले ही खामोशी से। 1 साल बीत गया। रमाकांत की छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी। जून का महीना था। आग बरसाती गर्मी थी। बिजली सुबह से कटी हुई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सुनीता अपने कमरे में लेटी थी। गर्मी के कारण उसने कमरे का दरवाजा हल्का सा सटा रखा था। कुंडी नहीं लगाई थी। राहत पाने के लिए उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटा दिया था और ब्लाउज की डोरी ढीली कर रखी थी। उसका पेट और नाभि का हिस्सा खुला था और पसीने की बूंदें उसके गोरे बदन पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। वह गहरी नींद में थी। राजेश, जो बाहर बरामदे में लेटा था, पानी पीने के लिए उठा। गलियारे से गुजरते वक्त उसकी नजर भाभी के कमरे की झिरी से अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर राजेश के पैर वहीं जम गए। उसने आज तक भाभी को इतना बेपरवाह नहीं देखा था। उसका गला सूख गया। शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने इधर उधर देखा, सब शांत था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा धकेला। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। राजेश कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि उसकी आवाज सुनीता को जगा देगी। वह दबे पांव बेड के पास पहुंचा। वह घुटनों के बल बैठ गया और एकटक सुनीता के चेहरे, उसकी गर्दन और उसके खुले बदन को निहारने लगा। उसकी आंखों में हवस और प्यास दोनों थी। वह झुककर सुनीता की खुशबू महसूस करने लगा। उसने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया। वह बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे छूना चाहता था। उसकी उंगलियां सुनीता के पेट की तरफ बढ़ीं। तभी अचानक सुनीता की आंख खुल गई। शायद राजेश की गर्म सांसों ने उसे जगा दिया था। सुनीता ने अपनी आंखों के सामने राजेश को देखा। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल उसने स्थिति को भांप लिया। राजेश हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर रंगे हाथों पकड़े जाने का खौफ था, लेकिन सुनीता चिल्लाई नहीं। उसने बिजली की तेजी से राजेश की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी। भाभी। राजेश का गला रुंध गया। वो, मैं पानी। सुनीता उठकर बैठ गई। उसने अपना पल्लू ठीक नहीं किया। उसकी आंखों में नींद और नशा दोनों था। वह राजेश की आंखों में गहराई से झांकने लगी। पानी यहाँ मेरे बिस्तर पर है राजेश? सुनीता ने गंभीर आवाज में पूछा। राजेश की रूह कांप गई। गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सुनीता ने उसे झटका देकर अपनी ओर खींचा। राजेश का संतुलन बिगड़ा और वह बेड के किनारे झुक गया। दोनों के चेहरे अब इंच भर की दूरी पर थे। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां डर के पीछे छिपा हुआ बेपनाह प्यार और आकर्षण दिखाई दिया। वह प्यार जिसके लिए वह तरस रही थी। चोरी क्यों करते हो राजेश? सुनीता ने अपनी आवाज बदल ली। अब उसमें डांट नहीं, एक मादक फुसफुसाहट थी। उसने राजेश का हाथ अपने गाल पर रख लिया। जो चीज तुम्हारी हो सकती है, उसे चुराने की क्या जरूरत? राजेश सन्न रह गया। उसे लगा वह सपना देख रहा है। भाभी, भैया। सुनीता ने उसकी उंगली अपने होठों पर रख दी। भैया यहाँ नहीं है राजेश, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। मैं थक गई हूँ इंतजार करते करते। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। उस दोपहर बंद कमरे में उस मर्यादा की दीवार ढह गई। राजेश का डर खत्म हो गया और वह सुनीता की बाहों में समा गया। बाहर लू चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर भावनाओं का तूफान सब कुछ बहा ले गया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब राजेश और सुनीता के बीच कोई पर्दा नहीं था। वे दिन रात एक साथ रहने लगे। राजेश अब भैया के फोन का इंतजार नहीं करता था, बल्कि डरता था कि कहीं वो आ न जाएं। वे अक्सर बाइक पर शहर घूमने जाते। सुनीता पीछे बैठकर राजेश को ऐसे कसकर पकड़ती जैसे कोई नव विवाहित जोड़ा हो। वे सिनेमा देखने जाते, साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाते। गांव वाले देखते, आपस में कानाफूसी करते। अरे देखो, रमाकांत की बीवी तो देवर के साथ ऐसे चिपक कर घूमती है जैसे खसम हो। कलयुग है भाई, कलयुग। लेकिन प्रेम और हवस में अंधे सुनीता और राजेश को दुनिया की परवाह नहीं थी। सुनीता ने राजेश से एक दिन मजाक में कहा, राजेश, अगर भैया कभी नहीं आए तो? राजेश ने गंभीरता से कहा, तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रमाकांत सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहा था और यहाँ उसके अपने ही घर में उसकी पीठ में खंजर घोंपा जा रहा था। यह सिलसिला 5 साल तक चला। 5 साल जो रमाकांत के लिए तपस्या थे और इन दोनों के लिए अय्याशी। गांव के प्रधान रामदीन काका रमाकांत के पिता के पुराने दोस्त थे। उनसे यह अधर्म अब और देखा नहीं गया। उन्हें लगा कि रमाकांत के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एक शाम उन्होंने रमाकांत को छावनी में फोन लगाया। रमाकांत बेटा कैसे हो? ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? घर पर सब ठीक है? रमाकांत ने उत्साह से पूछा। प्रधान जी ने एक गहरी सांस ली। बेटा, घर तो ठीक है, पर घर के अंदर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, पर सच बताना जरूरी है। प्रधान जी ने एक एक बात बता दी। सुनीता और राजेश का साथ सोना, साथ घूमना और गांव भर में उड़ती बदनामी की बातें। रमाकांत सन्न रह गया। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। नहीं काका, मेरा राजेश ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे बेटे की तरह पाला है। और सुनीता, वो तो देवी है। बेटा, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता। तुम यकीन मत करो, बस एक बार बिना बताए घर आ जाओ, अपनी आंखों से देख लो। रमाकांत ने फोन रख दिया। उसका दिमाग सुन्न था। उसका दिल कह रहा था कि यह झूठ है, लेकिन दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगा था। उसने उसी रात अपने कमांडिंग ऑफिसर से 10 दिन की इमरजेंसी छुट्टी मांगी। रमाकांत घर की तरफ रवाना हुआ। सफर के 2 दिन उसे 2 साल जैसे लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, काका का कहाँ झूठ हो जाए, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर यह सच न हो। रात के 10 बज रहे थे जब वह गांव के बस स्टॉप पर उतरा। अमावस की रात थी। गांव में सन्नाटा था।
रमाकांत अपने ही घर की तरफ चोरों की तरफ बढ़ा। जब वह घर के पास पहुंचा तो देखा कि बाहर का बल्ब बंद है। उसने दरवाजा खटखटाने के बजाय पीछे की दीवार फांदने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। वह दीवार फांदकर आंगन में कूदा। उसके जूतों की आवाज न हो इसलिए उसने जूते उतार दिए। सामने सुनीता का कमरा था। खिड़की पर पर्दा नहीं था, बस कांच के पल्ले बंद थे। अंदर पीली रोशनी जल रही थी। रमाकांत दबे पांव खिड़की के पास गया। उसका दिल हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। उसने सांस रोककर अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को जलाकर रख दिया। कमरे के अंदर उसी बिस्तर पर जिसे उसने अपनी सुहागरात के लिए सजाया था, सुनीता और राजेश एक दूसरे की बाहों में थे। वे सो नहीं रहे थे, वे जाग रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। सुनीता ने राजेश के गले में बाहें डाल रखी थीं और राजेश उसे कुछ कह रहा था जिस पर वह खिलखिला रही थी। रमाकांत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाया और दीवार का सहारा लिया। राजेश! उसके मुंह से बस हवा निकली। वह वही राजेश था जिसे उसने गोद में खिलाया था। वह वही सुनीता थी जिसने वचन दिया था। रमाकांत के अंदर का फौजी जाग उठा। गुस्सा, ऐसा गुस्सा जो दुनिया जला दे। उसने पास पड़ी एक लोहे की सब्बल उठा ली। उसका हाथ कांप रहा था। वह अभी अंदर घुसकर दोनों के सिर कुचल सकता था। यह उसका हक था, यह न्याय था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को एक जोरदार धक्का मारा। कुंडी कमजोर थी, वह टूट गई। दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने का नजारा जम गया। सुनीता और राजेश हड़बड़ाकर अलग हुए। सामने रमाकांत खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखें खून की तरह लाल, हाथ में लोहे की रॉड और चेहरा ऐसा जैसे साक्षात यमराज। भैया! राजेश की चीख निकल गई। सुनीता चादर में सिमटकर कोने में दुबक गई। उसका चेहरा फक पड़ गया। रमाकांत धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भैया, मेरी बात सुनिए। राजेश घिघियाया। वह बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और पीछे खिसकने लगा। रमाकांत ने रॉड उठाई। राजेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन रॉड राजेश पर नहीं गिरी। रमाकांत ने पूरी ताकत से रॉड को पास के शीशे, बाबाउटी, मिरर और मटर पर दे मारा। छनन! कांच के हजारों टुकड़े कमरे में बिखर गए। रमाकांत वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका गुस्सा, उसका आक्रोश अचानक आंसुओं के सैलाब में बदल गया। वह दहाड़ मारकर रो पड़ा, एक बच्चे की तरह। क्यों राजेश, क्यों? वह चीखा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दीवारों में भी कंपन हो गया। मैंने अपना पेट काटकर तुझे पाला। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मैंने धूप, धूल और गालियां खाई ताकि तू राजा बाबू बन सके। मैंने माँ बाप का प्यार तुझे दिया और तूने मुझे यह सिला दिया। उसने अपनी छाती पीटी। तूने मेरी बीवी नहीं छीनी राजेश। तूने मेरा भाई मार डाला। तूने मेरे विश्वास की हत्या कर दी। फिर उसने सुनीता की तरफ देखा जो कांप रही थी। और मैंने तुम्हें देवी समझा था। मैंने सोचा था कि मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। अगर तुम्हें राजेश से प्यार था तो मुझे बता देती, मैं हट जाता। पर यह धोखा क्यों, यह गद्दारी क्यों? रमाकांत का दर्द देखकर राजेश और सुनीता की रूह कांप गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला है। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह एक हत्या थी, एक जीते जागते इंसान के जज्बातों की हत्या। राजेश रेंगते हुए रमाकांत के पैरों में गया। भैया, मुझे मार डालो, मैं जीने लायक नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई भैया। उसने रमाकांत के पैर पकड़ लिए। सुनीता भी रोते हुए उतरी। मुझे सजा दीजिए, मैं भटक गई थी। रमाकांत ने झटके से अपने पैर छुड़ा लिए। वह खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक भयानक शांति थी। उठो दोनों, अब रोने का कोई फायदा नहीं। जो शीशा टूट गया उसमें अब चेहरा नहीं दिखता। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। नीम के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। सब थू थू कर रहे थे। राजेश और सुनीता अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। प्रधान जी ने हुक्का रखते हुए कहा, रमाकांत, यह पाप है। इन दोनों का मुंह काला करके गांव से निकाल दिया जाए। तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीड़ ने समर्थन में नारे लगाए। रमाकांत अपनी जगह से उठा। उसने अपनी फौजी वर्दी नहीं पहनी थी। वह साधारण कुर्ते पजामे में था, लेकिन उसका कद आज सबसे ऊंचा लग रहा था। काका, रमाकांत ने शांत स्वर में कहा, सजा देकर क्या मैं अपना बिता हुआ कल वापस ला सकता हूँ? क्या मैं अपना विश्वास वापस ला सकता हूँ? उसने सुनीता और राजेश की तरफ देखा। ये दोनों गुनहगार हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोषी हालात भी हैं। मैं 5 साल दूर रहा। एक पति का फर्ज मैं नहीं निभा पाया। एक भाई का साथ मैं नहीं दे पाया। नहीं रमाकांत! प्रधान जी चिल्लाए। तुम इन पापियों का बचाव मत करो। मैं बचाव नहीं कर रहा काका, मैं फैसला कर रहा हूँ। रमाकांत की आवाज कड़क थी। अगर मैंने इन्हें निकाल दिया तो ये कहाँ जाएंगे? समाज इन्हें नोच खाएगा। और राजेश, चाहे जैसा भी है तो मेरा भाई ही, मेरे माँ बाप की निशानी। रमाकांत ने अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी निकाली। भीड़ सन्न रह गई। वह राजेश के पास गया। राजेश, हाथ आगे कर। राजेश कांप रहा था। भैया कर, रमाकांत ने डांटा। राजेश ने कांपते हाथ आगे किए। रमाकांत ने सिंदूर उसके हाथ में रखा। सुनीता अब मेरी पत्नी नहीं है। जिस रिश्ते में पवित्रता न हो वो रिश्ता बोझ है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, चाहे वो पाप की बुनियाद पर ही क्यों न हो। अब इस पाप को रिश्ते का नाम दो। उसने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता, मैं तुम्हें आज आजाद करता हूँ। राजेश, इसकी मांग भर। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से सुनीता की मांग भरी। गांव वाले जो पत्थर मारने आए थे रमाकांत के त्याग को देखकर नतमस्तक हो गए। कईयों की आंखों में आंसू आ गए। रमाकांत ने अपनी पुरानी अटैची उठाई। उसने एक बार भी मुड़कर उस घर को नहीं देखा जिसे उसने अपना खून पसीना देकर बनाया था। प्रधान जी ने रोका। कहाँ जा रहे हो बेटा? रमाकांत मुस्कुराया, एक बहुत ही उदास मुस्कान। वापस अपनी ड्यूटी पर काका। मेरा परिवार तो देश है। शायद मेरे नसीब में घर का सुख नहीं लिखा था, पर बेटा यह घर तुम्हारा है। नहीं काका, रमाकांत ने पलटकर कहा, यह घर अब
उनका है, मैं तो बस एक मेहमान था। रमाकांत गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। सुबह का सूरज निकल रहा था और उसकी रोशनी में रमाकांत का साया लंबा होता जा रहा था। पीछे सुनीता और राजेश एक दूसरे के तो हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि उनकी खुशियां रमाकांत की लाश पर खड़ी हैं। यह एक ऐसा बोझ था जो उन्हें जिंदगी भर ढोना था। रमाकांत बस में बैठा, बस चल पड़ी। उसने खिड़की से आखिरी बार अपने गांव को देखा। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा जिसे उसने पोंछा नहीं। उसने कसम खाई, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। अब सरहद ही उसका घर है और मौत ही उसकी दुल्हन।